वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश लिटरेचर में हम पढ़ रहे थे पोएम वाला सेक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट 4 पोएम जो थी वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट पोएम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, मानव अमूर्तता। इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये जो हमारी पोएम है, जस्ट जो हमने इससे पहले जो पोएम पढ़ी थी द डिवाइन इमेज, उसी के समकक्ष पोएम है, जिसके ऑथर वापस से विलियम ब्लैक हैं। और ये जो पोइम है हमारी उस पोइम का सैटाइकल एंड काउंटर पार्ट है, या यूँ कहें कि उस पोइम में जो 4 गुण बताए गए थे, लव, पीस, मर्सी और पिटी, यानी कि पिटी, मर्सी, लव एंड पीस, ये 4 जो गुण बताए गए थे, उन 4 गुणों को बताया गया था कि वो चारों गुण जिस व्यक्ति के पास में होते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं, वो व्यक्ति डिवाइन इमेज होता है। ठीक है, लेकिन इस पोइम में इन 4 गुणों का इस भौतिक संसार में किस प्रकार से स्थान है, इस भौतिक संसार में फिजिकल वर्ल्ड में किस तरीके से इन 4 गुणों को देखा गया है, उसके बारे में यहाँ पर इस पोइम में बताया गया है। तो वो भी बड़े व्यंग्यात्मक रूप से बताया गया है। तो पढ़ते हैं हम इस पोइम को, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। देखते हैं इन 4 गुणों के बारे में किस प्रकार से यहाँ पर पोइट विलियम ब्लैक ने किस तरीके से इसका एनालिसिस किया है, किस तरीके से इसका विश्लेषण किया है। पढ़ते हैं हमारी पोएम। पिटी वुड बी नो मोर इफ़ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ़ ऑल वर एज हैप्पी एज वी। यहाँ बताया गया है कि पिटी वुड बी नो मोर, कि जो पिटी है, पिटी का मतलब कह सकते हैं करुणा, कि करुणा वुड बी नो मोर, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। करुणा जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। वुड बी नो मोर, नो मोर का मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। इफ़ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, अगर हम किसी व्यक्ति को गरीब नहीं बनाते हैं, यदि हम किसी भी व्यक्ति को गरीब नहीं बनाते हैं, तो जो करुणा है, रहम जो है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब इसका मतलब ये है कि क्या अस्तित्व, ये गरीब कैसे बनाते हैं, मतलब यदि मान लीजिए हमारे बीच में गरीब ही नहीं बचेंगे, तो हम पिटी किसके ऊपर दिखाएंगे। जब व्यक्ति गरीब ही नहीं है, मान लीजिए सारे लोग ही धनवान लोग हैं, तो हम किसके ऊपर हमारी जो पिटी है, किसके ऊपर हम जो करुणा को दिखाएं। तो इस पंक्तियों में यही बताया गया है कि जब करुणा है जो अस्तित्व में नहीं होगी, यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर गरीब नहीं होता है, तो पुअर का मतलब क्या हो गया, कोई भी व्यक्ति यदि गरीब नहीं होता है, तो हम पिटी जो है वो जो किसके ऊपर दिखाएंगे। एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ़ ऑल वर एज हैप्पी एज वी। और जो मर्सी है, मर्सी का मतलब दया या रहम कह सकते हैं। नो मोर, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं हो सकेगा। इफ़ ऑल वर एज हैप्पी एज वी, जैसे कि आज हम खुश हैं, उसी प्रकार से मान लीजिए सारे व्यक्ति ही खुश हो, कोई व्यक्ति अपने जीवन से दुखी नहीं हो, कोई उसके संकट ही नहीं हो, सभी व्यक्ति प्रसन्न हो, तो फिर बताइए आपकी दया किसके ऊपर दिखाई जाए, मर्सी जो है वो किसके ऊपर दिखाई जा सकेगी। तो दोनों बातें आ रही है कि जो करुणा है उसका भी कोई अस्तित्व नहीं बचेगा यहाँ पर, और मर्सी यानी कि दोनों ही जो गुण है उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर मान लीजिए लोग जो है गरीब नहीं रहेंगे, या फिर सारे जो व्यक्ति है वो प्रसन्न होंगे, तो यहाँ पर इन दोनों जो गुण हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज, देन क्रूलिटी निड्स ए स्नैर एंड स्प्रीड्स हिज बैट्स विद केयर। आगे कहता है, एंड म्यूचुअल फियर्स, म्यूचुअल का मतलब हो गया आपसी, या कह सकते हैं पारस्परिक, कि जो आपसी डर होता है, आपसी डर का मतलब अगर मैंने उसका कोई ऐसा बुरा किया तो वो मेरा ऐसा बुरा कर देगा, ये क्या है, एक तरीके से आपसी डर है। अगर हम एक दूसरे से डरते हैं तो इसी वजह से क्या बनी रहती है, हमारे शांति बनी रहती है। ब्रिंग्स पीस, यही क्या लाती है, हमारे बीच में शांति लाती है। भाई झगड़ा कैसे होता है, जब किसी कोई व्यक्ति डरता नहीं है तो झगड़ा होता है। अगर मान लीजिए आपस में हम डरते हैं कि मैंने अगर उसका ऐसा बुरा किया तो वो मेरा ऐसा बुरा कर देगा, इस प्रकार से जो आपसी डर है ब्रिंग्स पीस, वही क्या लाता है, शांति लाता है। ये हमारे समाज की सीधी सी बात है। हम हमारे समाज के जो कोड्स हैं, आचार संहिताएं हैं, उनको नहीं तोड़ पाते आपसी डर की वजह से। तो इसीलिए जो आपसी डर है वो ही हमारे समाज में शांति लाता है। टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज, और जब तक जो सेल्फिश लव्स है, सेल्फिश का मतलब हो गया स्वार्थी, लव का मतलब प्रेम, कि जो स्वार्थी प्रेम बढ़ता है, कि जब तक जो हमारा स्वार्थी प्रेम है, स्वार्थी प्रेम का मतलब अपना खुद का ही भला चाहना वाला, वो क्या कहलाता है, स्वार्थी प्रेम। जब तक जो स्वार्थी प्रेम है वो बढ़ता है, तब क्या होता है, क्रूलिटी नीड्स ए स्नैर, क्रूलिटी
अब यहाँ पर देखो क्रूरलिटी, क्रूरलिटी का मतलब हो गया क्रूरता या निर्दयता। अब क्रूरलिटी में भी सी बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब ये है कि जो क्रूरता है उसको पर्सोनिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर एक अपने पास फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मानवीयकरण। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन का मतलब? मानवीयकरण। तो यहाँ पर जो पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया किसका? कि यहाँ पर देखो आप क्रूरटी, क्रूरटी में सी बढ़ा दिया है, यानी क्रूरता जो है वो एक जाल बुनती है। अब जाल बुनने का काम क्रूरता थोड़ी ना करती है, एक आदमी बुनता है ना जाल बुनता है। तो मतलब क्रूरता को यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर दिया, एक तरीके से आदमी के तरह बता दिया कि जो जब तक जो स्वार्थी प्रेम है वो बढ़ता है, तब क्या होता है कि जो क्रूरता है वो एक जाल बुनती है और स्प्रेड्स इज बैट्स विद केयर, और बड़ी सावधानी के साथ में। केयर का मतलब बड़ी सावधानी के साथ में यह जो क्रूरता है, यह जो निर्दयता है, वो उसके लालच को फैलाती है। बैट्स का मतलब हो गया प्रलोभन या लालच। एक तरीके से कहना है दाना पानी डालना, किसी को लालच दे देना, वो क्या कहलाता है? बैट्स। ठीक है, तो बैट्स का मतलब क्या कहेंगे आप? लालच या प्रलोभन। तो क्या कहा है चार पंक्तियों की? आपसी जो डर होता है, पारस्परिक जो डर होता है, वो ही समाज में शांति लाता है। और जो स्वार्थी प्रेम होता है, जब वो बढ़ता है तब जो निर्दयता है वो अपना जाल बुनती है और बड़ी सावधानी के साथ में लोगों के बीच में इसे जाल को फैलाती है। अब जाल को फैलाएगी तो जाल को फैलाने के बाद में जब लोग हैं इसके शिकार हो जाएंगे, तो शिकार होने के बाद में यानी कि जब लोग शिकार हो जाते हैं तो बड़े गलत कार्य जो करने लग जाते हैं, उनके अंदर अवगुण आ जाते हैं, वो एक तरीके से आपराधिक दुनिया में चले जाने लग जाते हैं, अपराध करने लग जाते हैं। तो जब अपराध करने के बाद में क्या होता है, आगे की चार पंक्तियाँ यहाँ पर बताई गई है। ही सिट्स डाउन विद होली फियर्स एंड वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स, देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट अंडरनीथ हिज फुट। आगे चार पंक्तियों में कहता है ही सिट्स डाउन विद होली फियर्स। जब व्यक्ति अपना अपराध जो है उसको पता पड़ जाता है कि हाँ भाई मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अब मेरे पास में कुछ इसका इलाज नहीं बचा है, कि अब तो मुझे पता है कि अब भगवान जो है मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, अब तो भगवान के आगे वो डरने लग जाता है, एक तरीके से हाथ जोड़ने लग जाता है। तो वो चार पंक्तियाँ इसमें बताई गई है कि ही सिट्स डाउन विद होली फियर्स। होली का मतलब पवित्र, लेकिन यहाँ होली का मतलब है भगवान से, कि वो भगवान के डर के मारे, विद होली फियर्स, भगवान के डर की वजह से ही सिट्स डाउन, वो नीचे बैठ जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं भगवान के चरणों में आके गिर जाता है। एंड वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स, और आंसुओं के लिए, आंसुओं के साथ में जो ज़मीन है, ग्राउंड है, जो उसको वाटर्स कर देता है। वाटर का मतलब है पानी डालना, पानी डालने का मतलब है भिगो देना एक तरीके से, कि और उसकी आंखों से क्या निकलने लग जाते हैं? आंसू निकलने लग जाते हैं। और ग्राउंड जो ज़मीन होती है उसको भिगो देता है, वो प्रायश्चित की आग जो होती है उसमें आ जाता है, वो प्रायश्चित करने लगता है, उसके आंखों से आंसू निकलने, उसको रियलाइजेशन हो जाता है। असली बात तो ये है। और जब व्यक्ति को रियलाइजेशन होता है, देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट अंडरनीथ इट्स फुट। इसका मतलब ये है कि तब जो ह्यूमिलिटी होती है, ह्यूमिलिटी का मतलब कहते हैं एक तरीके से शिष्टाचार, कष्ट होती है, कि जो विनम्रता होती है, टेक्स इट्स रूट, वो अपने जड़ें जो हैं वो जमा लेती है अंडरनीथ इस फुट, उसके पैर के नीचे, कि तब उसके अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि हम विनम्रता जो है वो अपने आप की अपनी जड़ें जमा लेती है, उसके पैरों के नीचे एक विनम्रता आ जाती है। अब धीरे धीरे जब उसके अंदर विनम्रता आ जाएगी, उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे वापस से जो उसने उसके पास में जो जाल फैलाया था, किसका जाल फैलाया था? निर्दयता का, क्रूरता का, वो एक बार फिर से सून स्प्रेड द डिसमल शेड, उसके अंदर क्या फैलता है? डिसमल शेड ऑफ मिस्ट्री ओवर हिज हेड। उसके अंदर फिर क्या होता है? एक तरीके से सून स्प्रेड से वापस से शीघ्र फैल जाता है द डिसमल शेड। डिसमल का मतलब होता है एक तरीके से दुखपूर्ण, यानी कि मिजरेबल कह सकते हैं, दयनीय कह सकते हैं। तो दुखपूर्ण जो शेड है, शेड का मतलब छाया, उसके अंदर शून शीघ्र ही स्प्रेड फैल जाती है द डिसमल शेड। डिसमल शेड का मतलब हो गया दुखद छाया फैल जाती है ऑफ मिस्ट्री, किसकी? रहस्य की। उसके अंदर रहस्य की जो दुखद छाया है वो फैल जाती है। वो जो दुखद छाया वो किससे परिपूर्ण है? रहस्य से परिपूर्ण है। ओवर हिज हेड, और उसके अंदर पूरे जो शरीर, उसका जो सिर है उसको समा लेती है वो, यानी कि जो दुखद छाया है, रहस्य की जो दुखद छाया है वो अपने अंदर पूरे उसके सिर को समा लेती है। और इसके बाद क्या होता है? एट द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री। कैटरपिलर, कैटरपिलर का मतलब इल्ली। क्या होता है कैटरपिलर का मतलब? इल्ली।
इल्ली होती है ना, वो इल्ली की बात है। कैटरपिलर इल्ली जो है, इल्ली एंड फ्लाई, फ्लाई का मतलब मक्खियाँ जो है, फीड ऑन द मिस्ट्री, वो इस रहस्य पे, इस रहस्य में फिर एक तरीके से कह सकते हैं जो ये जो रहस्य है उसका अपना खाना बना लेती है। उसको खाने का मतलब ये है, यहाँ पर फीड का मतलब अपना भोजन बना लेती है। इसका मतलब ये है कि उस रहस्य के चारों ओर जो एक तरीके से इल्लियाँ होती है और जो मक्खियाँ है वो मंडराने लग जाती है। अब इल्ली और मक्खियों से मंडराने का मतलब यहाँ पर इससे तात्पर्य है कि जो बुराइयाँ हैं उस व्यक्ति के अंदर आने लग जाती है, बुराइयाँ उसके अंदर घुसने लग जाती है, वो एक तरीके से कह सकते हैं बुराइयों को घिसने लग जाता है। तो जो कैटरपिलर्स एंड फ्लाई यहाँ पर जो आया है, कैटरपिलर्स का मतलब इल्लियाँ और फ्लाई जो है मक्खियाँ, ये एक तरीके से बुराइयाँ मान के चलो इनको। तो ये जो बुराइयाँ हैं, फीड ऑन द मिस्ट्री, उसे उस रहस्य में अपना भोजन बनाने लग जाती है। भोजन बनाने का मतलब है उसके चारों ओर अपना मंडराने लग जाती है, एक तरीके से उसको अपने अंदर बुराइयाँ जो हैं वो समाने लग जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। And it bears the fruit of deceit, ready and sweet to eat, and the raven his nest has made in its thickest shade। अब देखो 4 पंक्तियों में क्या कहा है, it bears the fruit of deceit। bears, bears का मतलब होता है जन्म देना, bear का मतलब क्या हो गया, जन्म देता। यह जन्म देता है किसको, the fruit of deceit। फ्रूट का मतलब हो गया फल, deceit का मतलब धोखाधड़ी, कह सकते हैं कि जालसाजी, कि यह धोखाधड़ी का जो फल है उसको जन्म दे देता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया अपन ने पिछली लाइन में कि इससे क्या होते हैं, जो रहस्य का मतलब यहाँ पर बताया था एक तरीके से गलत जो चीज़ें हैं, जो गलत जो अवगुण जो है उसके अंदर समाने लग जाते हैं। तो इसके बाद में जो धोखाधड़ी का जो फल है वो उसको जन्म दे दिया जाता है। धोखाधड़ी का फल का मतलब यहाँ पर इस बताया गया है कि पहले की बात बताई गई थी कि जो कवि ने यहाँ पर जो ईसाई धर्म में एक तथ्य था उसका वर्णन किया है। क्या तथ्य था कि एक बार पहले उस ईसाई धर्म में एक बताया गया कि स्वर्ग का एक वृक्ष की बात है, वहाँ पर स्वर्ग का एक वृक्ष था और उसे स्वर्ग के वृक्ष में भी एक धोखाधड़ी का फल लगा हुआ था, जो कैसा था, बिल्कुल खास लाल और ऐसा था, बिल्कुल स्वादिष्ट मीठा था। तो वही बात यहाँ है कि और लेकिन वो कैसा था, बहुत तकलीफ दे था। वो तकलीफ दे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि दिखने में तो बड़ा ही मीठा लग रहा था वो और लाल लग रहा था, लेकिन अंदर से कह सकते हैं एक तरीके से दुख देने वाला था वो फल। तो उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है कि इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट, कि यह धोखाधड़ी का जो फल है, जालसाजी का जो फल है उसको जन्म देता है। रेडी जो कैसा होता है, बिल्कुल कह सकते हैं एक तरीके से लाल, रेडी का मतलब क्या कहेंगे, रेड इन कलर यानी कि लाल, एंड स्वीट टू ईट, खाने में कैसा था, मधुर था। एंड द रेवन इज ए नेस्ट हैज़ मेड इन इट्स थिकेस्ट शेड, और रेवन, रेवन का मतलब है एक कौवा ही कह सकते हैं इसको अपन, क्या कह सकते हैं, कौवा, लेकिन कौवे से थोड़ा बड़ा होता है, कौवे से भी ये थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन ये रेवन जो है एक तरीके से बुराई है, क्या है, बुराई, कि एंड द रेवन हिज नेस्ट हैज़ मेड, और जो कौवा होता है यानी कौवा कह सकते हैं कि बुराई कह सकते हैं कि जो बुराई है वो अपना घोंसला बना लेती है। बुराई का मतलब ये कह सकते हैं जो कौवा आया यहाँ पर, रेवन जो आया वो एक तरीके से किसको दिखा रहा है, मृत्यु को, किसको दिखाया है, मृत्यु, उसने डेथ को संबल किया है यहाँ पर, कि जो रेवन है एक तरीके से कह सकते हैं मृत्यु को दिखाने वाला जो रेवन है वो अपना घोंसला बना लेता है इन द थिकेट शेड, इसकी सबसे घनी छाया में, इसकी जो सबसे घनी छाया होती है उसमें यहाँ पर जो काला कौवा है वो अपना निवास बना लेता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो मानव होता है वो उसके धोखे में फंस करके शैतान का शिकार हो जाता है और फिर अंत में क्या हो जाता है, रेवन, रेवन का मतलब है मृत्यु की ओर चला जाता है। क्योंकि रेवन जो शब्द है वो मैंने पहले ही बता दिया किसके लिए आया है, मृत्यु के लिए, कि जो मनुष्य होता है वो उस समय पर एक तरीके से बुरा चीज़ों के बुरे जो अवगुण हैं, बुराइयाँ जो हैं उनका शिकार बन जाता है और अंत में वो फंस करके मृत्यु की ओर चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड सी शॉट थ्रू नेचर टू फाइंड दिस ट्री बट देयर सर्च वाज ऑल इन वेन, देयर ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन। आगे 4 पंक्तियों में कहा गया है कि द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड सी, कि समुद्र और इस पृथ्वी के जो देवी देवता है, गॉड्स का मतलब देवता, कि जो समुद्र का देवता कहे या पृथ्वी का जो देवता कहे, सभी ने शॉर्ट का मतलब तलाश की, थ्रू नेचर, इस प्रकृति के जरिए, टू फाइंड दिस ट्री, इस पेड़ को तलाशने की, कि वो पेड़ कौन सा है जिस पर ये फल आते हैं। ये बुराई के जो फल है वो फल किसके, कौन से पेड़ पर उग रहे हैं, कहाँ से जन्म ले रहे हैं ये फल, तो उसकी तलाश करने की कोशिश की।
गॉड्स ऑफ अर्थ एंड सी, किसने तलाश करने की कोशिश की है? पृथ्वी और समुद्र के देवता ने। कि पृथ्वी और समुद्र के देवता ने तलाश करने की कोशिश की, कहाँ, किसके जरिए? नेचर, प्रकृति के जरिए तलाश करने की कोशिश की कि उस पेड़ को तलाशा जाए जहाँ से ये फल आते हैं। बट लेकिन देयर सर्च वाज ऑल इन वे, लेकिन उनकी जो तलाश थी उनकी जो तलाश थी वो बिल्कुल तलाश कैसे साबित हुई? इन वेन का मतलब वर्थलेस, यानी कि बेकार, व्यर्थ साबित हुई। क्यों? क्योंकि देयर ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन, कि ये कोई पेड़ नहीं था जिस पर ये फल लग रहे हैं, वो ये तो क्या था? मानव का ब्रेन था, मानव का मस्तिष्क था, जहाँ से ये सब चीज़ें निकल के आ रही थी। तो मानव की मस्तिष्क की उपज थी जहाँ से इन सभी चीज़ों की रचनाएँ होके आ रही थी। इसका मतलब ये सारी जो बुराइयाँ थी किसके अंदर छिपी हुई थी? मानव के मस्तिष्क के अंदर थी। इसलिए जो गॉड ऑफ अर्थ एंड सी जो था वो इसको देख नहीं पाया, वो उसको तलाश नहीं पाया। इसी प्रकार से यहाँ पर अंत में यही बताया गया है कि विनाश जो था वो मानव के मस्तिष्क में ही हो रहा था। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि जो 4 गुण थे हमारे पास में, पिटी, पीस, मर्सी और लव, उनके बारे में बताया गया है। अब इसके बाद में कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स तो हैं, वो आप देखते रहना, या फिर अगर कोई नहीं होता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल देना, या फिर डायरेक्ट अपने जो नंबर हैं व्हाट्सएप नंबर उस पर छोड़ देना। ठीक है स्टूडेंट, पढ़ते हैं आपसे नई क्लास में।